बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 81 मुलाहिज़ा फरमाएं। बगैर रूप स्याही और इंस्पेक्टर की गुमशुदगी से शहर में हलचल मच सकती है और हो सकता है हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएं। मैंने कहा, वैसे ये कार किसकी है? पंडित राम अवतार की। कस्तूरी बोली, गुड। मैंने कहते हुए सवित्रा की तरफ देखा जो किचन में जाकर चाय बना लाई थी। हम सब इस वक्त वाकई बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस कर रहे थे। मैंने एक कप ले लिया और 2-3 चुस्कियां भरने के बाद बोला, इससे पहले कि पंडित राम अवतार और दूसरों की तलाश शुरू हो जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाद में यहाँ से फरार होना आसान नहीं होगा। तजवीज़ तो माकूल है, कस्तूरी बोली, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? गंगानगर। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, मेरी गुमशुदगी से भी पुलिस को मुझ पर शुबा होगा। वो गंगानगर पहुंच जाएंगे और मैं आसानी से धर ली जाऊंगी। तुम अगर चाहो तो हमारे साथ जा सकती हो। मैंने कहा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, तुम कहीं भी नाम बदल कर जिंदगी गुजार सकती हो। कस्तूरी कुछ देर सोचती रही, फिर वो भी हमारे साथ जाने पर आमादा हो गई। चाय पीते हुए हम यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाते रहे। मेरा ख्याल था कि हमें सुबह सवेरे यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुबह पुलिस इंस्पेक्टर और रूप स्याही की तलाश शुरू हो जाएगी और हमारे लिए यहाँ से निकल जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग थोड़ी नींद ले लो, हम दिन का उजाला तुलू होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने कहा। वो दोनों सवित्रा वाले कमरे में चली गईं। शायद अलग अलग कमरों में जाने से डर रही थी। इस वक्त 3 बज रहे थे। मैंने तमाम बत्तियां बुझा दी, सिर्फ रायदारी वाली बत्ती जलती रहने थी। उसकी मदद से रोशनी हाल कमरे तक भी पहुंच रही थी। मैं सोफे पर बैठा सूरतेहाल का जायजा लेता रहा। रिवाल्वर निकालकर मैंने गोद में रख लिया। कस्तूरी ने अगरचे कहा तो था कि 2-4 दिन से पहले लाशों के मिलने का इम्कान नहीं, लेकिन हिंदुओं की मकाराना ज़हनियत की तरह मुझे इस सरजमीन के मौसम और हालात पर भी भरोसा नहीं था और मैं अपनी तरफ से किसी गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहता था। कस्तूरी पंडित राम अवतार से इंतकाम लेने के साथ उसकी दौलत पर भी कब्जा करना चाहती थी। उसका इंतकाम तो पूरा हो गया, मगर दौलत के सिलसिले में उसे बड़ी मायूसी हुई। पंडित की दौलत के बारे में सोचते हुए मुझे अपने सूटकेस का ख्याल आ गया जो सवित्रा वाले कमरे में पलंग के नीचे रखा हुआ था। मैंने आगे के लिए जो मंसूबा बनाया था उसमें सूटकेस के लिए फिरना मुनासिब नहीं था। मैं उठकर शर्मिला वाले कमरे में आ गया। वहां अलमारी के ऊपर स्याह रंग का एक सफरी बैग रखा हुआ था। मैंने बैग को उलट पलट कर देखा और उसे दोबारा अलमारी पर रख दिया। ये मेरे काम की चीज नहीं थी। मैं उस कमरे से निकलकर पूरे घर में अपने मतलब की चीज तलाश करता रहा और किचन से मुल्हिक स्टोर में मुझे कपड़े का एक मैला सा थैला मिल गया। यह थैला गालबन सब्जी, भाजी और दूसरा सौदा सल्फ लाने के लिए इस्तेमाल होता था। उसमें एक लंबा सा स्ट्रैप भी लगा हुआ था जिससे थैले को कंधे पर लटकाया जा सकता था। मैंने थैला सोफे पर डाल दिया और बड़ी आहिस्तगी से उस कमरे में जाकर पलंग के नीचे से सूटकेस निकाल लिया। पहले मैंने कपड़ों का एक जोड़ा थैले में रखा, उसके ऊपर तमाम जेवरात और नोटों की गड्डियां रखकर उनके ऊपर अपने और सवित्रा के कपड़े डाल दिए। नोटों की 2 गड्डियां मैंने अलग निकाल ली। एक गड्डी 10 के नोट वाली थी और दूसरी 100 के नोटों वाली। थैला पैक करते हुए मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मैंने जो मंसूबा बनाया था अगर उस पर अमल करने में कामयाब हो जाता तो मेरी मुश्किलात का खात्मा हो जाता और फिर मुझे सरहद पार करने से कोई रोक नहीं सकता था। मुझे रात भर जागना था, अगरचे मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैंने एक बार फिर चाय बना ली। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मैं कभी टहलने लगता और कभी सोफे पर टांगे पिसार कर बैठ जाता। दिन का मध्यम सा उजाला फैलने लगा था। मैंने कमरे में जाकर दोनों को जगा दिया। उन दोनों को तैयार होने में 1 घंटा लग गया। इस वक्त सूरज तुलू होने में कुछ ही देर बाकी थी। कस्तूरी और सवित्रा ने अब भी शर्मिला के वार्डरोब पर हाथ साफ किया था और दोनों ने साड़ियां पहनी थी। कस्तूरी किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते के दौरान मैंने उन्हें बता दिया कि हम उस वक्त निकलेंगे जब सड़कों पर अच्छा खासा ट्रैफिक शुरू हो चुका हो। नाश्ता करके मैं तैयार होने के लिए कमरे में घुस गया। मैंने अपने कपड़े उतारकर शंभुनाथ वाले कपड़े पहन लिए। धोती मैंने बिल्कुल उसी तरह बांधी थी जिस तरह हिंदू बांधते थे। शंभुनाथ की तमाम मालाएं भी गले में डाल ली और चांदी के कड़े भी कलाई में पहन लिए। शर्मिला की ड्रेसिंग टेबल की दराज में मुख्तलिफ शेड की लिपस्टिक मौजूद थी। मैंने मुनासिब रंग की लिपस्टिक उठाकर माथे पर 3 उफ की लकीरें खींच ली। यूं तो बेशतर हिंदू मर्द माथे पर टीका लगाते थे, लेकिन कुछ का पंडितों की खास निशानी थी। मैं जब कमरे से बाहर निकला तो वो दोनों मुझे देखकर चौंक गई। इस वक्त 8 बजने वाले थे। मैंने सोफे पर रखा हुआ थैला उठा लिया और गिरवी कुर्ते के नीचे कंधे पर लटका लिया। इस तरह वो थैला ढीले डाले कुर्ते के नीचे छुप कर रह गया था। अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, मैंने कहा। और वो सूटकेस? सवित्रा ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। सूटकेस ले जाना मुनासिब नहीं था। मैंने सब कुछ इस थैले में डाल दिया है, मैंने कुर्ते को बाहर को थपथपाते हुए कहा। हम तीनों बाहर आ गए। कस्तूरी ने ड्राइविंग सीट संभाली, सवित्रा पैसेंजर सीट पर और मैं पीछे बैठ गया। कार गेट पर पहुंची तो मैंने नीचे उतरकर गेट खोला। कार के निकलने के बाद गेट बंद किया और दोबारा कार में बैठ गया। कार शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर होती हुई तकरीबन 20 मिनट बाद शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंच गई। शहर से बाहर आने वाली लारियां अक्सर यहाँ रुका करती थी और इस जगह पुलिस ने एक आर्जी चौकी बना रखी थी। हमारी कार को भी रोक लिया गया। वो सब इंस्पेक्टर था जो चेकिंग के लिए आया था।
कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। ओह कस्तूरी देवी जी, कहाँ क़यामत ढाने जा रही हैं? सब इंस्पेक्टर भी मुस्कुरा दिया। गंगानगर ऑफिसर, कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो जानते हैं ये चक्कर लगते ही रहते हैं। सब इंस्पेक्टर ने सुमित्रा की तरफ देखा मगर बोला कुछ नहीं, फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। और पंडित जी आप? उसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। गंगानगर महाराज, इन पालकियों के साथ। मैंने कहा, जाइए जाइए, जरूर जाइए। सब इंस्पेक्टर ने कहते हुए एक सिपाही को इशारा किया और उसने बैरियर हटा दिया। जय राम जी की, मैंने हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। कार हरकत में आ गई और कुछ ही देर बाद तेजी से दौड़ने लगी। गंगानगर वाली सड़क पर चंद मील का फासला तय करके कस्तूरी ने कार दाईं तरफ एक सड़क पर मोड़ ली और 1 घंटे बाद हम मानक सर वाली शाहराह पर पहुंच गए। ये सड़क संगारिया, बैरंग, खीरा, बाग वाली, कुर्ता सिंह वाली से होती हुई बठिंडा की तरफ चली गई थी। ये रास्ता पहले से तयशुदा प्लानिंग के तहत तब्दील किया गया था। वो लोग हमें गंगानगर की तरफ तलाश करते रहते और हम इत्मीनान से बठिंडा की तरफ सफर जारी रखते। मैंने सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मुझे नींद आ रही थी और मैं कुछ देर सो लेना चाहता था। कार तेज रफ्तारी से दौड़ती रही। दोपहर का खाना हमने बाग वाली के एक रेस्टोरेंट में खाया और सूरत-ए-हाल का अंदाजा करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए रुक गए। राजस्थान से हम बहुत पहले निकल चुके थे। ये पंजाब का इलाका था और यहाँ सिख भी एक माकूल तादाद में नजर आ रहे थे। जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए रुके थे उसका मालिक भी एक सिख ही था। खासा बड़ा रेस्टोरेंट था। पिछली गली में भी एक बड़ा दरवाजा था जिससे ताज़ा हवा आ रही थी। रेस्टोरेंट में आने वाले लोग घूर घूर कर हमारी तरफ देख रहे थे। कस्तूरी और सुमित्रा दोनों कमबख्त बहुत हसीन थी। इनके साथ एक पंडित को देखकर बाज लोगों की नजरों में रश्क था और बाज की नजरें हसद से भरी हुई थी। हमारी मेज पर सर्व करने वाला वेटर एक नो उम्र सिख था। मैंने मुख्तलिफ बहानों से उससे सूरत-ए-हाल के बारे में मालूम कर लिया। ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि यहाँ की सूरत-ए-हाल नॉर्मल और पुरसुकून थी। लोग अखबारात के जरिए तो पाकिस्तानी दहशतगर्द के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन उन्हें इससे कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हम तकरीबन 1 घंटे तक रेस्टोरेंट में ठहरे। कस्तूरी ने वेटर को बुलाकर बिल के साथ उसे एक माकूल टिप भी दी और हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। बाग वाली एक बड़ा कस्बा था। यहाँ पंजाब की छाप नुमाया थी। हमारी कार मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कुर्ता सिंह वाली की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई। यही सड़क बठिंडा तक चली गई थी। इस वक्त सुमित्रा ड्राइव कर रही थी। कस्तूरी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और मैं पिछली सीट पर बैठा इधर उधर देख रहा था। ये मैदानी इलाका था, ताम कहीं कहीं टीले भी दिखाई दे रहे थे। बाग वाली से निकलने के तकरीबन 1 घंटे बाद सामने पहाड़ियां दिखाई देने लगी। खाकिस्तरी पहाड़ियों का वो सिलसिला किसी कले की ऊंची फसील की तरह दाएं बाएं दूर तक फैला हुआ था। इन पहाड़ियों से जरा पहले एक सड़क दाईं तरफ चली गई। हमारे आगे काफी दूर एक माल बरदार ट्रक था जो बाईं तरफ वाली सड़क पर मुड़ गया, मगर सुमित्रा कार को सीधी लेती चली गई। कार पहाड़ियों में दाखिल हो गई। दूर से बंजर दिखाई देने वाली पहाड़ियां कांटेदार ऊंची झाड़ियों से लदी हुई थी। कहीं कहीं बुलंद दरख्त भी नजर आ रहे थे। सड़क एक तंग से दरे में बल खाती हुई मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रही थी। सुमित्रा बड़ी महारत से ड्राइव कर रही थी। एक जगह पुख्ता सड़क खत्म हो गई। उससे आगे पथरीला रास्ता था जहाँ हिंदी जबान में लिखा हुआ एक बोर्ड लगा हुआ था, आगे खतरनाक मोड़ है, गाड़ी एहतियात से चलाइए। हमें इन पहाड़ियों में सफर करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, लेकिन इसी दौरान पीछे या आगे से आने वाली कोई गाड़ी नहीं मिली थी। हालांकि मैदानी इलाके में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हमें कोई ना कोई बस, कार या माल बरदार ट्रक नजर आता रहा था। मेरा ख्याल है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। सुमित्रा ने एक मोड़ पर कार की रफ्तार कम करते हुए कहा। हमें उसी सड़क पर जाना चाहिए था जिस तरफ वो ट्रक गया था। वापस जाना बेकार है, अब इसी रास्ते पर चलती रहो, बस जरा मोहतात रहना, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। रास्ता वाकई बहुत खतरनाक था। मोड़ बहुत खतरनाक थे। सड़क की एक तरफ अमूदी चट्टानें और दूसरी तरफ गहरी खाइयां थी। ड्राइवर की जरा सी गफलत मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। एक जगह सुमित्रा ने गाड़ी रोक ली। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। मैं पिछली सीट पर दाईं तरफ बैठा हुआ था। उस तरफ अमूदी चट्टानें इतनी करीब थी कि मैं हाथ खिड़की से बाहर निकाल कर उन्हें छू सकता था। थक गई हो? मैंने अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा। तुम पीछे आ जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। सुमित्रा भी नीचे उतर आई और जब मैं स्टीयरिंग सीट पर बैठने के लिए आगे आया तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। सुमित्रा के कार रोकने की वजह भी समझ में आ गई। तकरीबन 10 गज आगे सड़क की दाईं तरफ तो अमूदी चट्टान थी और बाईं तरफ गहरा खड़ था। उस तरफ से आधी सड़क ही गायब थी। मेरा ख्याल है पहाड़ी तोदा टूट कर गिरा होगा, जिससे सड़क का कुछ हिस्सा भी गायब हो गया और सड़क का बाकी हिस्सा इतना चौड़ा नहीं था कि कार भी गुजर सकती। मैंने शेब की तरफ देखने लगा। बिल्कुल अमूदी ढलान थी और सैकड़ों फुट नीचे सरसब्ज वादी फैली हुई थी और बहुत दूर सुरमई रंग की एक लकीर धूप में चमकती हुई नजर आ रही थी। वो सड़क थी जो कहीं बहुत दूर पहाड़ियों में घूमकर उस तरफ चली गई थी। तुम दोनों पिछली सीट पर बैठो, मैं गाड़ी रिवर्स में लेकर इसे वापस मोड़ता हूँ, मैंने सुमित्रा और कस्तूरी की तरफ देखते हुए कहा। सुमित्रा तो पहले ही बाहर खड़ी थी। कस्तूरी भी अपनी सीट का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई और वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गईं। मैंने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट किया और कार को रिवर्स गियर में पीछे हटाने लगा और फिर चंद गज पीछे ले जाकर मैंने कार को बार बार आगे पीछे करते हुए उसका रुख बदल दिया। इस कार का रुख उस तरफ था।
खड्ड का वो किनारा कार के पिछली तरफ तकरीबन 10 गज के फासले पर था। मैंने इंजन को न्यूट्रल में रखा और पीछे मुड़कर सुमित्रा और कस्तूरी से बातें करने लगा। अब यहाँ बैठे बातें करते रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? धूप में चटाने तप रही हैं और गर्मी बहुत है। कस्तूरी ने साड़ी के पल्लू से चेहरे का पसीना पूंछते हुए कहा। मैंने आखिरी मर्तबा उन दोनों की तरफ देखा और सीधा होकर इंजन स्टार्ट कर दिया। मेरा पैर क्लच प्लेट पर और बायां हाथ गियर लीवर पर था। मैंने सामने लगे हुए आईने में उन दोनों के चेहरों का अक्स देखा। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने इंजन को रिवर्स गियर में डाला, दूसरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा और एकदम क्लच मोड़कर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। कार मेंढक की तरह फुदक कर एक जोरदार झटके से पीछे की तरफ दौड़ी। मेरे टकराने से दरवाजा खुल गया। मैं नीचे गिरा। कस्तूरी और सुमित्रा बैक वक्त चीख उठी। हो सकता है बात उनकी समझ में ना आई हो, लेकिन अब उनके पास समझने के लिए वक्त भी नहीं था। मैं जमीन पर गिरकर पीछे की तरफ लुढ़कता चला गया और फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। पिछला 10 गज का फासला कार ने चंद सेकंड में तय कर लिया। वो दोनों मुसलसल चीख रही थी। कार के पिछले पहिए खड्ड के किनारे से उतरे और फिर कार का अगला हिस्सा ऊपर उठता चला गया। मैंने कार को पीछे की तरफ कलाबाजी खाते हुए देखा और फिर वो मेरी निगाहों से ओझल हो गई। उन दोनों की चीखें अब भी मेरी समाज से टकरा रही थी। मैं घुटनों के बल रेंगता हुआ किनारे पर पहुंच गया। कार अमूदी ढुलान पर कलाबाजियां खाती हुई नीचे जा रही थी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। कार के परखचे उड़ गए और आग का गोला सा फैलता चला गया। मैं चंद लम्हे खड्ड में देखता रहा, फिर उठकर कपड़े झाड़े और शिकस्ता रास्ते की तरफ आकर तेज तेज चलने लगा। मैं उन दोनों को साथ साथ लेकर नहीं फिर सकता था। मुझे अब उनकी जरूरत भी नहीं थी। मैंने एक बहुत बड़े बोझ से निजात हासिल कर ली थी। मैं इन पहाड़ियों से निकलकर कई मील दूर सांगर नामी कस्बे तक कैसे पहुंचा था, ये एक अलग दास्तान है। बहरहाल सांगर से करतार सिंह वाली और वहां से बठिंडा पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो रात मैंने बठिंडा के एक आश्रम में गुजारी और खुशकिस्मती से अगले रोज मुझे एक सरदार जी मिल गए जो अपनी कार पर फिरोजपुर जा रहे थे। सरदार अविंतर सिंह हिंदुस्तान की एक बड़ी तिजारती कंपनी का नुमाइंदा था जो अपने कारोबारी दौरे पर था। उसे 2-3 घंटों के लिए फरीदकोट रुकना था और फिर फिरोजवाला जाना था। मुझे मंदिरों की यात्रा करने वाला साधु समझकर उसने अपनी कार में लिफ्ट दे दी थी। मैंने उसे यही बताया था कि पिछले 6 महीनों से मंदिरों की यात्रा करने के लिए कस्बों और शहरों में घूम रहा हूँ। कभी पैदल सफर करता हूँ और कभी उस जैसे नेक दिल लोग अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं। अब तुम बेफिक्र हो जाओ स्वामी जी, उसने कहा। फिरोजपुर तक तो मैं ले जाऊंगा, उसके बाद रब रखा। कार बठिंडा फरीदकोट की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ती रही और मैं एयर कंडीशन कार की पिछली सीट पर बैठा ऊँघता रहा। सरदार अविंतर सिंह को फरीदकोट में कारोबारी सिलसिले में 2-3 घंटों के लिए रुकना था, लेकिन काम लंबा था। उसे रात यहाँ रहना पड़ा और उसने मुझे भी अपने साथ रोक लिया। मेरी वजह से आपको परेशानी होगी श्रीमान जी, मैंने कहा। कोई गल नहीं स्वामी जी, सरदार जी ने कहा। आपके नाल तो साडा दिल लग गया है, गपशप होती रहेगी। सरदार अविंतर सिंह ने होटल में डबल बेड का कमरा ले लिया और मुझे होटल में छोड़कर अपने काम के सिलसिले में चला गया। उसकी वापसी रात 8 बजे के करीब हुई। हम रात को देर तक बातें करते रहे। हमारी गुफ्तगू के मौजूआत ऐसे थे कि मैं बिला झिझक बोलता रहा। सुबह नाश्ता करते हम फिरोजपुर के लिए रवाना हो गए। फिरोजपुर मशरकी पंजाब का सरहदी शहर था और मुझे यकीन था कि मुझे वहां से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। दौरान सफर भी हमारी बातों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन मैंने साफ तौर पर महसूस किया था कि फरीदकोट से रवानगी के बाद सरदार अविंतर सिंह की बातों का रुख कुछ बदल गया था, जैसे उसे मुझ पर किसी किस्म का शुबा हो गया हो। फिरोजपुर से पहले कुछ माना वाला कस्बे में रुककर हमने दोपहर का खाना खाया और फिर आगे रवाना हो गए। सरदार जी के कहने के मुताबिक फिरोजपुर अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था। चारों तरफ हरियाली थी, सब्जा था, लहलहाते खेत थे। रास्ते में कई छोटी छोटी बस्तियां थी। सड़क के किनारे पर खेलते हुए नांग दड़ंग बच्चे, सरों पर कुछ न कुछ उठाए चलती हुई औरतें और खेतों में काम करते हुए किसानों को देखकर मुझे अपना पंजाब याद आ रहा था। एक बस्ती से आगे निकलने के थोड़ी देर बाद सरदार जी ने कार खेतों के बीच एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। रास्ते के दोनों तरफ टाली के दरख्त थे। मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। इस तरफ से कम अज कम 15 मील का फासला तय हो जाएगा, सरदार जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं खामोश बैठा रहा। तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद उसने पीपल और टाली के दरख्तों के एक झुंड में कार रोक ली और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। मैं भी नीचे उतर आया। यहाँ दरख्तों के नीचे दूर दूर तक खुश्क गोबर फैला हुआ था। एक तरफ 2 कमरों पर मुश्तमिल टूटी सी इमारत थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह जगह किसी वक्त किसानों का डेरा होगी, लेकिन किसी वजह से यह जगह छोड़कर डेरा कहीं और मुंतकिल किया गया था। इस डेरे के पिछली तरफ कंक्रीट की दीवारों वाला एक हौज बना हुआ था। उसकी लंबाई 6 फुट, चौड़ाई 4 फुट और गहराई भी 4 फुट के करीब थी। 18 इंच कतर के एक पाइप से हौज में पानी गिर रहा था और दूसरी तरफ से यह पानी एक नदी की सूरत में बह रहा था। यह पाइप यहाँ तक किस तरफ से आ रहा था मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि सरदार ने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी थी। आसपास खेतों में दूर तक कोई नहीं था, लेकिन मैं चौंका तो उस वक्त जब सरदार अविंतर सिंह ने जेब से पिस्तौल निकालकर मुझ पर तान लिया। अब बताओ तुम कौन हो, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम हरगिज़ वो नहीं हो जो खुद को जाहिर कर रहे हो। आज सुबह जब तुम होटल में नहाने के लिए गए थे तो मैंने तुम्हारे थैले की तलाशी ली थी।
जेवरात और नकदी कहाँ से लूटी है? तुमने यकीनन कोई कत्ल भी किया होगा। सच बताओ कौन हो तुम, वरना गोली मार दूंगा। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो मुझे इसलिए इस तरफ लेकर आया था। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। उसने मेरी बात काट दी। तुम यकीनन बहुत बड़े मुजरिम हो और अपने आप को छुपाने के लिए बेस बदल रखा है। ठीक है, मैंने शिकिस्त खुर्दा लहजे में कहा। तुम मुझे गोली नहीं मार सकते, जरा पीछे देखो। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसी लम्हे मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे अपने साथ लेता हुआ जमीन पर गिरा। उसकी पगड़ी लुढ़कती हुई दूर चली गई। मैंने उसके पिस्तौल वाले हाथ को गिरफ्त में ले लिया। 2-3 झटकों में पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया। मैं उसे जमीन पर रगीता रहा, लेकिन फिर उसका भी दाव चल गया। वो 40 की उम्र के लगभग सेहतमंद आदमी था, लेकिन पिस्पा निकला। वो लड़ाई झगड़े का आदमी नहीं था। उसका ख्याल था कि पिस्तौल के बलबूते पर मुझे देर कर लेगा। उस वक्त उसने मुझे हौज की दीवार के साथ लगा रखा था और दोनों हाथों से मेरा गला दबोच रखा था। मैंने पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए लोड लगाई और अब वो मेरे शिकंजे में था। मैंने उसे टांगों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। उसका ऊपर वाला धड़ हौज के पानी में था। वो हाथ मारता रहा, मगर मैंने उसको टांगों से मजबूती से जकड़ रखा था और उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक पानी के अंदर उसका सांस नहीं घुट गया। उसके बाद मैंने काफी देर उसकी टांगों को जकड़े रखा और उसे पानी में धकेल दिया। मैं जल्दी से वापस मुड़ा। कार की इग्निशन में चाबियों का गुच्छा लगा हुआ था। मैंने गुच्छा निकाल लिया, डिग्गी खोलकर उसका सूटकेस निकाला और उसके कपड़े निकाल कर पहनने लगा। सन्यासी वाला लिबास उतार कर मैंने वहीं फेंक दिया। उसकी शर्ट और पेंट कोट मुझे इस तरह फिट आ गया जैसे ये कपड़े मेरे लिए ही सिलवाए गए हों। मैंने हौज में मुंह हाथ धोकर माथे का कुश्का अच्छी तरह साफ किया और उसकी पगड़ी उठाकर झाड़ने के बाद सर पर जमा ली। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर मैंने सामने लगे हुए आईने में देखा। कई दिन से बड़ी हुई दाढ़ी और सर पर पगड़ी मैं देखने में सिख ही लग रहा था। मैंने अपना थैला भी मुर्दार अविंदर सिंह के सूटकेस में डाल दिया और सूटकेस पिछली सीट पर रख दिया। इंजन स्टार्ट करके गाड़ी मोड़ी और उसे तेजी से वापसी के रास्ते पर दौड़ा दिया। कच्ची सड़क पर आकर मैंने कार को फिरोजपुर की तरफ मोड़ दिया और उसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। 1 घंटे में मैं फिरोजपुर के नवा में पहुंच गया। उस वक्त 5 बजने वाले थे। मैंने एक मुनासिब जगह देखकर कार रोक ली और पिछली सीट पर से सूटकेस उठाकर एक तरफ चल दिया। वो बारूनक जगह थी, मगर किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं तकरीबन आधे घंटे तक चलता रहा और एक टैक्सी स्टैंड पर रुक गया। कितने जाना है सरदार जी? एक सिख ड्राइवर फौरन ही मेरे करीब आ गया। बस वाले ने गलत जगह पर उतार दिया, किसी होटल में ले चलो। मैंने टैक्सी का पिछला दरवाजा खोलते हुए कहा, बल्कि यहाँ कोई गेस्ट हाउस हो तो। फिक्र ही ना करो जी, ड्राइवर ने कहा। मैं समझ गया जी, कैसी जगह चाहते हो, सुकून और रात गुजारने के लिए कोई सोना सज्जन भी याद करोगे सरदार जी। मैं उसका मतलब समझ गया। आधे घंटे बाद उसने मुझे एक शानदार गेस्ट हाउस में पहुंचा दिया। चारों तरफ वसी लान और दरख्तों के झुंड थे। एक तरफ स्विमिंग पूल भी नजर आ रहा था। लान में रंग बिरंगी छतरियों के नीचे मेज पर कुर्सियां बिछी हुई थी। बहुत से लोग बैठे हुए थे। रंगीन आंचल लहरा रहे थे। मुझे दूसरी मंजिल पर कॉर्नर का एक कमरा मिल गया। लगता था यह कोई गेस्ट हाउस नहीं, 5 स्टार होटल हो। कमरे की हर चीज शानदार थी। मैंने नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और कमरे को ताला लगाकर लान में आ गया। एक मेज पर बैठा ही था कि एक हसीना आ गई। वो जबरदस्ती मेरे गले पड़ना चाहती थी, मगर मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी और चाय पीकर अपने कमरे में आ गया। रात का खाना खाने के लिए मुझे डाइनिंग हॉल में आना पड़ा। खूब रौनक थी। हाल की फिजा मुख्तलिफ खुशबुओं से महक रही थी, जिनमें खानों की इश्तियामेद खुशबू भी शामिल थी। मैंने मेन्यू देखकर अपनी पसंद का खाना मंगवाया। खाने के दौरान भी एक शिकारी औरत मेज पर आ गई। मैं उसे बातें तो करता रहा, लेकिन उसकी हौसला अफजाई नहीं की। मैं इस वक्त मोहतात रहना चाहता था। मैं इस वक्त लबे बाम था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे नीचे से सीढ़ी खींच ली जाए। खाने से फारिग होकर मैंने वेटर्स को हदायत कर दी कि आधे घंटे बाद चाय मेरे कमरे में पहुंचा दी जाए, और फिर मैं उठकर अपने कमरे में गया और टीवी खोलकर बैठ गया। इस वक्त अमृतसर के दरबार साहब से ग्रंथ साहब के पाठ का कोई प्रोग्राम आ रहा था। मैंने टीवी खुला छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर ली। इस वक्त मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी, यहाँ से खेमगिरन किस तरह पहुंचा जाए। खेमगिरन पाकिस्तान की सरहद से 70 मील के फासले पर था और सरहद उस तरफ से पार की जा सकती थी। मुझे याद था कसूर में रजिया का खावंद शुजा स्मगलिंग के चक्कर में इस तरफ आया करता था। एक मरतबा वो मुझे भी साथ लेकर आया। मुझे 1-2 नाम याद थे, अगरचे कई साल गुजर चुके थे, मगर मुझे यकीन था कि इनमें कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा जो मुझे सरहद पार करा देगा। मैं भी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसके साथ ही एक बारीक सी आवाज सुनाई थी, वेट्रेस सर आपकी चाय, दरवाजा खुला है, आ जाओ। मैंने कुर्सी से उठे बगैर जवाब दिया। चंद सेकंड बाद दरवाजा खोला और वेट्रेस के लिबास में जो औरत अंदर दाखिल हुई उसे देखकर मैं उछल पड़ा। वो बेला थी। उसके हाथ में चाय की ट्रे नहीं पिस्तौल था, जिसका रुख मेरी तरफ था। मेरे बदन में सनसनी की लहरें दौड़ने लगी। मैं वहशत ज़दा सी नजरों से बेला की तरफ देख रहा था और वो चमकती हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसके होंठों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। आपने कभी उस बिल्ली को देखा है जो दीवार से लगे सिमटे से हमें हुए चूहे पर झपटने के लिए तैयार हो? बिल्कुल यही कैफियत इस वक्त बेला की थी। उसके होंठों पर खेलती हुई मुस्कुराहट और आंखों की चमक बड़ी खौफनाक थी और मैं वाकई घेरे में आए हुए चूहे की तरह सहमा हुआ था।
मेरा दिमाग जैसे सुन्न होकर रह गया। सोचने समझने की सारी कुव्वतें सल्ब होकर रह गई। मैं वहशत ज़्यादा सी नजरों से पलके झपके बगैर बेला की तरफ देख रहा था, जिसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी होगी और उसकी आंखों की चमक में फतेह मंदी का एहसास नुमाया था। मैंने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बेला के पीछे देखा। दरवाजा आधा खुला हुआ था और नीली पैंट और पैकदार शर्ट में मलबूस एक दराज कामत सिख टहलता हुआ कमरे के सामने से गुजर गया। बेला यकीनन अकेली नहीं होगी। मेरे दिमाग में अजीब हालात थे। बेला को मैं भूला नहीं था, लेकिन शायद उसे नजरअंदाज कर चुका था। आखिरी बार उसे मेरा आमना सामना जयपुर में हुआ था। उसके बाद वो मेरा ताकुब करती हुई कोट पतली तक भी आई थी, लेकिन उस छोटे शहर में वो मेरा सुराग नहीं लगा सकी थी। मुझे सुमित्रा के जरिए और बाद दूसरे जराए से उसकी सरगर्मियों का पता चलता रहता था। फिर मैं कोट पतली से भी निकल गया। मैंने रत्ना को खो दिया। सुमित्रा मेरे हम रुकाब थी। इसी दौरान बेला के बारे में कोई बात सुनने में नहीं आई, लेकिन तमाम ताऊती कुव्वतें मेरे ताकुब में लगी रहीं। पहाड़ियों में सुमित्रा और कस्तूरी से निजात हासिल करने के बाद मैं सांगर और करतार सिंह वाली नाम के कस्बों में होता हुआ बठिंडा पहुंचा तो सरदार अविंतर सिंह से मुलाकात होगी, जो फैरोजपुर जा रहा था। उसे भी मुझ पर शुबा हो गया और रास्ते में एक जगह उसने मुझ पर काबू पाने की कोशिश भी की। वो मेरी असलियत जानना चाहता था, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठा और मैं उसकी गाड़ी में फैरोजपुर पहुंच गया। इस गेस्ट हाउस में आने के बाद बड़ी हद तक मुतमईन था। सिर्फ एक मरला बाकी रह गया था और मैंने सोचा था कि कल किसी न किसी तरह खेमकरन पहुंच जाऊंगा और वहां से सरहद पार करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त बेला को अपने सामने देखकर मुझे लग रहा था जैसे मैं बाजी हार गया हूं। लेकिन उसके साथ ही मैं ये सोच रहा था कि मुझसे गलती कहां पर हुई। लेकिन बेला ने मुझे सोचने का मौका नहीं दिया। उसकी आवाज से मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। मुझे यकीन था कि कोट पतली से फरार के बाद तुम इसी तरफ आओगे। बेला मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम हर सूरत में सरहद पार करना चाहते थे। राजस्थान की तरफ से सरहद पार करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था। सिर्फ यही एक रास्ता था जो तुम इख्तियार कर सकते थे, अमृतसर या फिरोजपुर। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, अमृतसर का रुख तुम नहीं कर सकते थे। वो इलाका तुम्हारे लिए अजनबी था। मुझे एक मरतबा तुमने बताया था कि तुम कसूर के रहने वाले हो और लड़कपन में किसी स्मगलर के साथ काम भी कर चुके हो। उसने बात करते हुए मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। मुझे यकीन था कि तुम इस तरफ आना पसंद करोगे। खेमकरन की तरफ से तुम्हें सरहद पार करने में आसानी होगी, लेकिन हमने भी तुम्हारे इस्तकबाल का सारा बंदोबस्त कर रखा था और फिर इस तरफ आने में हम तुम्हारी हौसला अफजाई भी करते रहे। क्या मतलब? मेरे मुंह से पहली आवाज निकली। हांका के बारे में कभी सुना है? बेला ने कहा। मैं समझा नहीं। मैं अब भी वाकई कुछ नहीं समझ सका था। जंगल में शिकार को घेरने के लिए हांका लगाया जाता है, बेला मुस्कुराते हुए कह रही थी। हम भी तुम्हें घेरने के लिए हांका लगा रहे थे। तुम्हारे लिए इस तरफ आने का रास्ता खुला रखा था। अगर तुम किसी तरह और तरफ निकलने की कोशिश करते तो कामयाब ना हो पाते। बठिंडा में एक मरतबा तुम मेरे आदमियों की नजरों में आ चुके थे, लेकिन तुम एक कार में बैठकर गायब हो गए। उस कार का नंबर बहरहाल नोट कर लिया गया। चंडीगढ़ के लाइसेंस प्लेट वाली उस कार के बारे में मालूमात हासिल करने में हमें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। वो कार अविंतर सिंह नामी एक सिख की मलकियत थी, जो अपनी कंपनी के बिजनेस के सिलसिले में घूमता रहता था। हमने उसकी कंपनी के हेडक्वार्टर से ये भी मालूम कर लिया कि वो बठिंडा से फिरोजपुर जाने वाला है। हमने फिरोजपुर आने वाली हाईवे की नाकाबंदी कर दी। हमारा ख्याल था कि तुम्हें शहर ही में दाखिल होने से पहले रोक लिया जाएगा, मगर चेक पोस्ट पर तुम्हारी कार नजर नहीं आई और फिर वो कार लारी अड्डे के करीब खड़ी हुई मिल गई और फौरन ही तुम्हारी तलाश शुरू होगी। उस टैक्सी को भी तलाश कर लिया गया जिस पर तुमने अपनी कार छोड़ने के बाद सफर किया और इस तरह हमें यह पता चलाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई कि तुम कहां ठहरे हुए हो। तुम्हारे यहाँ आने के 1 घंटे बाद ही ना सिर्फ इस गेस्ट हाउस की निगरानी शुरू कर दी गई थी, बल्कि हमारे 2 एजेंटों से राब्ता करने की कोशिश भी की थी। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो 2 औरतें। हाँ, बेला ने मेरी बात काट दी। उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी होगी। उनकी रिपोर्ट सुनकर मुझे हैरत भी हुई थी। वो कह रही थी, जवान और हसीन औरतें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। उन दोनों औरतों का इंतखाब तो बहुत सोच समझ कर किया गया था, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि तुमने उन दोनों को झटक दिया था, शायद इसलिए कि तुम्हें यहाँ आना था। मैंने पहली मर्तबा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। उस वक्त तक मैं अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुका था। जब मैं हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था तो राजस्थान की तपती हुई पहाड़ियों में तुम ही ने अपने आप को मेरे सुपुर्द करके मेरा स्वागत किया था और आज हिंदुस्तान में ये मेरी आखिरी रात है और ये अलविदाई रात भी मैं तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। इस बात को भूल जाओ कि अब तुम यहाँ से जा सकोगे, बेला ने मुझे घूरते हुए कहा। इस गेस्ट हाउस को इस वक्त कम अज कम 1 दर्जन नहायत खूनख्वार किस्म के एजेंटों ने घेरे में ले रखा है। 2 आदमी रायदारी में मौजूद हैं। मैं अगर तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो बिला झिझक तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। नहीं बेला, मैं कहते हुए कुर्सी से उठ गया। तुम मुझे नहीं रोक सकोगी। तुम्हारे आदमी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जिस तरह पहले मैं बचता रहा हूँ, इस तरह आज भी यहाँ से निकल जाऊंगा। ये तो तुम्हारी खुशफहमी है, बेला ने कहा। तुम्हारी आज़ादी के दिन खत्म हो चुके हैं। तुम अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं उठा सकोगे। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुम्हें छिलनी कर डालेंगे। तुम्हारे आदमी? मैंने हंसते हुए कहा। तुम बेवकूफ समझती हो। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। तुम्हारे कम अज कम 2 आदमी बहुत पहले मेरी नजरों में आ गए थे और तुम जानती हो कि दुनिया की हर चीज बिका हुआ है।
खास तौर पर हिंदुस्तान में तो दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है। मैंने भी तुम्हारे 2 आदमी खरीद लिए, उनके नाम मैं नहीं जानता, लेकिन वो दोनों मेरे हाथ बिक चुके हैं। उनमें एक नीली पतलून और चेक की शर्ट पहने हुए है, उसकी कलाई में इस वक्त मेरा दिया हुआ सोने का कड़ा पड़ा हुआ है। तुम झूठ बकते हो। बेला की आंखों में उलझन सी तैर गई। मेरे आदमी अपनी जानें तो देंगे, मगर तुम्हें शायद मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जरा मुड़कर तो देखो। रायदारी में खड़े हुए सरदार जी ने तुम्हें पिस्तौल की जद पर ले रखा है। बेला बड़ी तेजी से पीछे मुड़ी। मुझे ऐसे ही मौका चाहिए था। बार बार का आजमाया हुआ नुस्खा एक बार फिर काम आ गया। मुझे ऐसे ही मुड़ी, मैंने फुर्ती से छलांग लगा दी और उसे रगीता हुआ दरवाजे तक ले गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो दरवाजे से टकराई और दरवाजा एक जोरदार झटके से बंद हो गया। मेरा एक हाथ सबसे पहले उसके पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ा। बेला के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो एक लम्हे को बदहवास हुई, लेकिन उसने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। मैं उसके पिस्तौल वाले हाथ को झटके दे रहा था, लेकिन पिस्तौल पर बेला की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। मैंने एक हाथ से उसकी कलाई को थाम रखा था और दूसरे से उसकी बगल में जोरदार घुंसा रसीद कर दिया। बेला कराते हुए तकरीबन 1 फुट ऊपर उछली। अब बेला पर मुझे बिल्कुल रहम नहीं आ रहा था। इससे पहले भी 2 बदू मुकाबले होते रहे थे। बाज़ औक़ात मैंने औरत समझकर इसका लिहाज किया था और बाज़ औक़ात इसे जानबूझकर चांस दिया था, लेकिन अब यह मेरे लिए आखिरी चांस था। मुझे बेला की इस बात पर जरा भी शुबा नहीं था कि इस गेस्ट हाउस को दर्जन भर खतरनाक एजेंटों ने घेरे में ले रखा है। और बेला से आने से पहले मैंने नीली पतलून और चेक की शर्ट वाले जिस सिख को रायदारी में टहलते हुए देखा था, वो भी यकीनन बेला ही का आदमी था और इसलिए वो मेरे झांसे में आ गई थी। मैं जानता था कि अगर इस मर्तबा उनके काबू में आ गया तो जिंदगी भर यहाँ से नहीं निकल सकूंगा। जिंदगी भर का लफ्ज तो मैंने महावरतन इस्तेमाल किया है, जबकि मुझे यकीन था कि ये लोग मुझे चंद घंटे भी जिंदा रहने का मौका नहीं देंगे। इसलिए इस वक्त मैं बेला के साथ किसी रियायत के मूड में नहीं था। मैंने उसकी बगल में एक और गुंसा रसीद कर दिया। वो एक बार फिर उछल पड़ी। मैंने उस जगह पर तीसरा वार करने की बजाय इस मर्तबा उसकी कूनी पर नीचे की तरफ से जरब लगाई। वार कारगर साबित हुआ। बेला चीख उठी और इस मर्तबा पिस्तौल भी उसके हाथ से छूटकर बेड पर जा गिरा। कूनी पर लगने वाली जरब की तकलीफ से बेला के चेहरे पर कर्ब के असरात उभर आए। मेरे ख्याल में किसी और औरत को इतनी चोट लगती तो वो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेती, लेकिन वो बेला थी जिसके बारे में अब तक आप लोग भी अच्छी तरह जान चुके होंगे कि वो किस डीठ मिट्टी की बनी हुई थी। अब उसकी तमाम तर तवज्जो अपना हाथ छुड़ाने पर मरकूज थी। मैंने उसका बाजू मरोड़ दिया, लेकिन वो बड़ी फुर्ती से बल खाकर घूम गई और उससे भी ज्यादा फुर्ती से उसने मेरी टांगों के बीच में घुटने से जरब लगाई। घुटना वहां नहीं लगा जहां वो चोट लगाना चाहती थी। मैं उछलकर पीछे हट गया, मगर दूसरे ही लम्हे वो चोट लगाने में कामयाब हो गई। बेला का घुटना बड़े जोर से मेरी टांगों के बीच में लगा। मैं कराता हुआ दौरा हो गया। मेरे दोनों हाथ टांगों के बीच में थे और मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी जान निकली जा रही हो। सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मैं भी उस तकलीफ से नहीं संभल पाया था कि बेला ने मेरी गर्दन पर 2 अत्थड़ से जरब लगाई। मुझे यूं लगा जैसे किसी वजनी हथौड़े से वार किया गया हो। मैं कराता हुआ मुंह के बल कालीन पर बेला के कदमों में गिरा। गर्दन पर लगने वाली जोरदार दर्द से मेरा दिमाग झुंझुना उठा। आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। मैंने सर को 1-2 झटके दिए और अपने आवाज पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। मेरा चेहरा बेला के पैरों से चंद इंच के फासले पर था। उसे सफेद सैंडल पहन रखे थे, जिनके फीते टखनों से जरा ऊपर तक पिंडलियों पर लिपटे हुए थे। वो दाईं पैर की ठोकर को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हरकत दे रही थी। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। बेला के होंठों पर बड़ी सर्द सी मुस्कुराहट थी। उसने दोनों हाथों की उंगलियों को मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए मुझे उठने का इशारा किया। बस एक ही हाथ में ढेर हो गए। उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली, उठो, आज मैं तुम्हें बताऊं कि बेला क्या है, और विश्वास करो बेला आज भागने की कोशिश नहीं करेगी।